नमस्कार। आज हम पाकिस्तान में हाल ही में जो विनाशकारी बाढ़ आई है और उसके जो दुखद नतीजे रहे हैं उस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि सिस्टम में वो कौन सी कमियां थीं जिनकी वजह से ये त्रासदी इतनी बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये हुआ क्यों। क्या इतने बड़े पैमाने पर जो जान माल का नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था? शुरुआत करते हैं स्वात घाटी के उस बहुत ही दर्दनाक घटना से, जहां एक ही परिवार के 18 लोग नदी किनारे छुट्टी मना रहे थे और बाढ़ में बह गए। तो चलिए इस पूरी स्थिति को परत जर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था असल में। पंजाब में भारी बारिश हुई, इमारतें गिरी, जाने गईं। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली खबर स्वात घाटी से आई, मध्यन के पास। मध्यन? हाँ, वो तो काफी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ बिल्कुल। वहीं नदी के किनारे कैंप लगाए हुए एक पूरा परिवार अचानक आई बाढ़ में बह गया। और संख्या बहुत बड़ी थी, 18 लोग। 18 लोग, और उनमें से भी अब तक सिर्फ 12 शव ही मिल पाए हैं। ये बहुत ही दुखद है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। मतलब मौसम विभाग ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों जगहों के लिए भारी बारिश और अचानक बाढ़ की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। सच में? चेतावनी पहले से थी? हाँ, चेतावनी थी। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसकी उम्मीद न हो। तो फिर ये जानना तो और भी चौंकाने वाला है कि चेतावनी के बावजूद इतने लोग चपेट में आ गए। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर, मतलब एक्शन लेने में कहीं बहुत बड़ी चूक हुई। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ चेतावनी जारी कर देना काफी नहीं होता है ना। जो जानकारी सामने आ रही है वो यही बताती है कि इन चेतावनियों के बाद भी, जैसे पर्यटकों को खतरनाक इलाकों से हटाना, या नदी किनारे कैंपिंग पर रोक लगाना, या फिर रेस्क्यू टीम्स को पहले से तैयार रखना, ऐसे जरूरी कदम उठाए ही नहीं गए। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग जो सरकारी एजेंसियां हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच तालमेल की भारी कमी है। और स्वात घाटी की बात करें तो वहां का स्थानीय प्रशासन, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो इलाका तो बाढ़ के लिए जाना जाता है ना। हाँ, सही कहा। ये कोई पहली बार नहीं है कि स्वात में बाढ़ आई हो। इसके बावजूद वहां का जो जिला प्रशासन है, वो बाढ़ से पहले कोई निगरानी करने में, या नदी के किनारों पर चेतावनी के निशान या बैरिकेड्स लगाने में, और सबसे जरूरी, जो प्रशिक्षित आपदा टीमें होती हैं, उनको तैयार रखने में पूरी तरह से विफल रहा। ऐसा लगता है कि उनका रवैया है कि जब कुछ होगा तब देखेंगे। मतलब पहले से तैयारी नहीं, प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव अप्रोच एक तरह से। बिल्कुल। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बचाव कार्य में भी काफी देरी हुई। हाँ, और ये देरी बहुत महंगी पड़ी। देखिए, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए जी, और बचाव 1222 जो इमरजेंसी सर्विस है, इनकी टीमें घटनास्थल पर देर से पहुंची। ओहो। और पहुंचने के बाद भी उनके पास ना तो पर्याप्त नावें थीं, ना ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरण थे, और ना ही पूरे प्रशिक्षित लोग थे। तो मतलब संसाधनों की भी कमी थी और पहुंचने में भी देर हुई। हाँ, दोनों बातें। इस देरी और ये जो संसाधनों की कमी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कुछ और भी है? देखिए, अक्सर इसके पीछे ना भ्रष्टाचार और उपेक्षा जैसे गहरे मुद्दे होते हैं। होता क्या है कि आपदा की तैयारी के लिए जो पैसा, जो बजट दिया जाता है, वो या तो पूरा खर्च ही नहीं होता, अच्छा, या फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है, कहीं और लगा दिया जाता है। और इसका सीधा असर फिर बचाव इकाइयों की क्षमता पर, उनके उपकरणों पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। और ये हमें समझना होगा कि आपदा प्रबंधन में लापरवाही या भ्रष्टाचार का मतलब है सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों का नुकसान। बिल्कुल। और स्वात घाटी जैसे पर्यटन स्थलों की बात करें तो ये बड़ा अजीब लगता है कि सरकार एक तरफ तो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, हाँ, रेवेन्यू के लिए, हाँ, राजस्व के लिए, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। क्या नदी किनारे कैंपिंग के लिए कोई नियम कायदे, कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार को पर्यटन से पैसा तो चाहिए, लेकिन सुरक्षा इंतजाम करने में कोताही बढ़ती जाती है। नदी किनारे कैंपिंग के लिए कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है। जहां बाढ़ का खतरा है, वहां कोई चेतावनी के साफ निशान नहीं है, कोई साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं। और ना ही कोई अनिवार्य निकासी योजना है कि अगर खतरा बढ़े तो लोगों को वहां से कैसे निकालना है। बिना सुरक्षा इंतजामों के पर्यटन को बढ़ावा देना, ये तो एक तरह से खतरे को दावत देना है। तो मतलब कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि 18 जाने, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, एक ही परिवार के लोग थे, वो ऐसी लापरवाही की वजह से चली गईं जिसे शायद रोका जा सकता था। बिल्कुल रोका जा सकता था।
सोशल मीडिया पर वो वीडियोस भी दिखे जिनमें आम लोग, स्थानीय लोग बेचारे बिना किसी साधन के, हाँ, अपने हाथों से कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिना किसी तालमेल के बस अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों का गुस्सा तो जायज है। बिल्कुल जायज है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये कोई अकेली घटना नहीं है। पाकिस्तान में लगभग हर साल ऐसी जानलेवा बाढ़ आती है। हर साल? लगभग हर साल। लेकिन सरकारी प्रतिक्रिया हर बार वैसी ही रहती है, धीमी, कमजोर, अप्रभावी। ये जो खराब गवर्नेंस है, भ्रष्टाचार है, चेतावनियों को नजरअंदाज करने की आदत है और आपदा प्रबंधन के लिए कम बजट, इन सब ने ऐसी त्रासदियों को जैसे आम सा बना दिया है। तो इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही निकलता है कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी। इसमें सिस्टम की, व्यवस्था की गंभीर विफलताएं शामिल थी। चेतावनियों को नजरअंदाज करने से लेकर बचाव में देरी और ये जो अनियंत्रित पर्यटन है वहां तक। बिल्कुल, ये एक मल्टीलेयर फेलियर है और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए अब ठोस कदम उठाने ही होंगे। जैसे पर्यटन के लिए सख्त नियम बनाने होंगे, जो स्थानीय आपदा प्रबंधन इकाइयां हैं उन्हें बेहतर उपकरण और ट्रेनिंग देनी होगी, जो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और आम नागरिकों के लिए भी शायद मोबाइल पर आधारित कोई बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी जो सीधे लोगों तक पहुंचे। ये सब बहुत जरूरी कदम है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है और सोचने वाली बात है कि जब ऐसी आपदाएं लगभग हर साल दोहराई जाती हैं और सरकारी प्रतिक्रिया वैसी ही कमजोर रहती है, तो क्या नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी या शायद कोई नई तकनीक पर आधारित पहल, कोई इनोवेशन, क्या वो इस सुस्ती और निष्क्रियता के चक्र को तोड़ने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। शायद इसका जवाब ढूंढना ही आगे का रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, इस पर हमें सोचना जरूर चाहिए।